you're watching the news on Mirror Now. I'm Apurva Sridhar. Let's take a quick look at the top headlines we're tracking this hour. अगर इंसाफ न मिला तो थाने में जाकर 7 बच्चे भैया पर छोटे छोटे 7 बच्चों को जाकर 4 लेडीज जाकर नहीं थाने में जाकर तेल छोड़ के आग लगा लेंगे। Woman allegedly gang raped by armed goons on the highway in Greater Noida tells media that the police are refusing to believe her. Police deny sexual assault charges. A video of 4 men being lynched by locals in Ajmer has surfaced. Victims were mistaken for being kidnappers. Protest of girl students in Rewari, Haryana enters day 7. The government has failed to take any action. In fact, students declare, "Give us the right to education or kill us." Crucial notice from CBSE to be out today evening. No word on the date of result declaration yet. CBSE won't move Supreme Court over moderation row. And India's longest Dhola Sadia Bridge in Assam inaugurated 9.15 km long bridge to cut down travel time between Arunachal Pradesh and Assam from 6 hours to 1 hour. First up, a top focus story where a family of 8 was stopped, robbed, and all the women in the family were allegedly gang raped on the highway en route Bulandshahr by 6 armed assailants. And despite seeking police help, UP police only reached the spot an hour late. Now, 48 hours on, no arrests have been made in this case. In fact, police sources say that medical examination report has denied any sexual assault. Mirror Now spoke to one of the victims who say that the police even refused to believe her complaint and the medical examination report has been fudged to dismiss sexual assault. कल जो आपके बयान, आप लोग के बयान आए कि आप लोग जानते थे, पहचानते थे, ऐसा क्या हुआ? आप लोग सदमे में आप लोगों ने इनका नाम लिया या आप लोगों ने देखा था या कुछ शक हुआ उस परिवार पे कि आप लोगों ने नाम लिया? हमने नहीं देखा ना, अपने सदमे में जो कुछ मुंह से निकल गया वो निकल गया। ऐसी कोई बात नहीं थी। हम उनको नहीं पहचान पाए। जब हम उनकी तरफ निगाह करते थे वो हमें मार के नीचे कर देते थे निगाह। हमने उनको नहीं पहचाना। अंधेरा था, बियाबानी जंगल है, बिल्कुल जंगल में ले जा करके हमें बांध करके डाल दिया और बहुत बुरी तरीके से उन्होंने हमारे संग बदसलूकीपन करा है जालिमों ने, और हमको मारा भी है। जो भी कुछ है सब कुछ छीन लिया हमारा। चूंकि आप लोग अस्पताल जा रहे थे तो किसी ने उनको इस बात का इन्फॉर्मेशन दिया, जानकारी दी कि ये परिवार जो है ये पैसे लेके जा रहा है, इन पर अटैक करो? आपको लग रहा है कोई भी मिला हुआ होगा या बिल्कुल अनजान लोग थे? हमें नहीं लगा, अनजान ही लोग थे। हमें नहीं लगा इस बात का जरा भी हो। मैं तो इनकी मुंह भोली बहन बेटी हूँ, ड्राइवर साहब की घरवाली हूँ, पड़ोसी हैं हम। तो मैं इनके साथ चली गई, जो कुछ था मुझसे भी छीन लिया। मेरी तो 50-60 साल की उम्र है। वो लोग दरिंदों ने बहुत बुरी तरीके से हमारे संग में बदसलूकीपन करा। उनको कुछ भी सजा नहीं मिली है। कल से अब तक पुलिस भी काफी देर के बाद वहाँ पहुंची है, जब उन लोगों ने हमारा सब कुछ वो कर दिया। जब पुलिस यहाँ से पहुंची है, पैसा आपका छिन गया, घर के आप लोग के मेंबर्स का खून कर दिया गया। सरकार जो नेता आ रहे हैं वो क्या केवल सांत्वना दे रहे हैं या कुछ कर भी रहे हैं आप लोग? आप ही जैसे लोग आए। अभी नेता तो मेरे पास तो कोई आया नहीं, ना मेरी नेता से किसी से कोई बात हुई है। बस आप ही आ रहे हो, आपसे ही बात कर रहे हैं हम तो। बस हमारे पास ऐसा कोई नेता नहीं है। हम खुद चाह रहे हैं कि योगी जी आकर के देखें मुख्यमंत्री के क्या गुजर रहा है इन लोगों पर। हम 4-4 महिलाएं हैं और जो मर गया उसके 7-7 बच्चे हैं, कोई कमाने वाला भी नहीं है। आप लोगों के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ, केवल हाथापाई हुई। आप वहाँ पे थी, आप बताएं क्या हुआ? सब कुछ हुआ। मैं आपको क्या बताऊं, इस उम्र में सब कुछ हुआ। हमारी डॉक्टर ही नहीं हुई है क्या मेडिकल में? हमारी सब कुछ हुआ है हमारा। मतलब पुलिस इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है? जब सब कुछ सारे में हो गया तो पुलिस क्यों कर रही है दबाने की कोशिश? देखो मेरे तुम्हें दिखा नहीं सकती सारे नंगा बदन करके ये रे जालिमों ने। However, despite victims' claims, the police have denied sexual assault charges. 1:38 मैं इस आधार पर कह रहा हूं कि वो जो पीड़ित परिवार है, जब वो गाड़ी से उतरा और गाड़ी से उतरने के बाद जब उन्होंने अपने चेक किया कि टायर पंक्चर है, उन्होंने अपने एक परिचित को फ़ोन किया और वो फ़ोन पे उन्होंने बताया कि भाई मेरे पास एक ही स्टेपनी है, आप एक और स्टेपनी भिजवा दो।
ये बातचीत वो कर ही रहे थे, तब तक बदमाशों ने उनको घेर लिया। तो जाहिर सी बात है कि हमारी घटना का जो एग्जैक्ट समय है वो होगा जब उसने अपने जो साथी हैं, परिचित हैं, उनको कॉल किया। वो CDR के आधार पर वो जो घटना का समय है वो 1:38 है जब उन्होंने फ़ोन मिलाया। तो इट मीन्स जो हमारी घटना का एग्जैक्ट समय है वो 1:38 है। उसके बाद हम लोगों ने सारे CDRs, सारे कॉल डिटेल्स हर तरीके से एनालाइज किया है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, पुलिस की है, पूरे क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन इस घटना में जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली 2:31 पे जो कॉलर हैं उन्होंने डायल 100 पे कॉल किया लखनऊ, यानी जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी तरफ से जो पहला कम्युनिकेशन कंट्रोल रूम को लखनऊ गया वो गया 2:31 पे। ये जो 1:38 से लेकर 2:31 तक का जो लगभग 50 मिनट का जो ये गैप है, ये गैप वो है जो वहाँ सूचना पहुँचने में लगा। और उसके बाद का, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके बाद जो हमारा इनिशियल रेस्पॉन्स टाइम था हमारी PVR का, दैट वाज हार्डली 10 मिनट्स। 10 मिनट के अंदर हमारी जो PRV है वो एक्टिवेट हो गई थी। कॉलर को उन्होंने, जैसे मैंने आपको कल भी दिया था, 2-3 बार ट्राई किया बात करने का। जैसे ही उनसे बात हुई उन्होंने घटना बताई कि कुछ इस तरह का है और वो लोग मिसिंग है, लगता है उनके साथ कोई घटना हो गई है। तब उन्होंने फिर शेयर किया कि किस जगह पर है एग्जैक्टली। तब उन्होंने जब शेयर किया तो वो लोग उस रोड पे आके उन्होंने सर्च करना शुरू किया। मीनवाइल जो उनके भी परिजन थे वो भी आ गए। तो मेरा कहना केवल इतना है कि जो घटना हमारी है वो और जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसके बीच में लगभग 50 मिनट का गैप है। लेकिन वो जैसे ही इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बाद हमारा जो रेस्पॉन्स टाइम है, मेरे ख्याल से दैट इज़ फाइन। उससे ज़्यादा बेहतर रेस्पॉन्स टाइम शायद नहीं हो सकता। 3 विक्टिम्स ने बताया कि हमारे संग फोर्स वजाइनल इंटरकोर्स किया है, और एक विक्टिम ने बताया हमारे संग फोर्स एनल इंटरकोर्स किया गया। 2 विक्टिम्स के हाथ में थोड़े से एब्रेजन्स थे, वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में थोड़े से एब्रेजन्स थे, और किसी की भी बॉडी पे और भी कोई चोट के निशान नहीं थे। किसी के भी प्राइवेट पार्ट्स में कोई भी चोट के निशान नहीं थे, और उन सब के वेट स्लाइड जो थी सीमेंट की, उनके वजाइना से लेके स्लाइड बना ली गई और उस स्लाइड को पैथोलॉजिस्ट के पास भेज दिया गया। पूरी बॉडी से जो है जहाँ जहाँ पे भी उनके फॉरेन DNA पाए जाने की संभावना थी, उसकी सबकी स्वाब्स ले लिए गए और उन स्वाब्स को SSL लैब लखनऊ भेज दिया गया। उनके कहीं पे भी क्लोथ्स पे या शरीर पे कहीं पे भी सीमेंट के कोई स्ट्रेन्स नहीं थे। Priyank Tripathi, who has been tracking that press conference very closely, filed this report. See, what we can tell you after the press conference which has happened right at Noida SSP's office is that the Noida police, with the statement which has been given by the Chief Medical Officer of Noida, have denied that none of these victims were allegedly raped. There are a few pointers which have been given by the Noida police officials. They are saying that a massive manhunt is being done by them, but on the other side they are also maintaining that it took them 10 minutes. But if you very minutely calculate, the first PCR call was made at 2:31, and at 2:36 the PCR vehicle reached to the spot. So the claim which has been done by the Noida police officials that we reached on the time on the spot within 9 minutes has totally been denied by them. I have with me the copy of this log sheet which is indicating the false statement claim which has been made by the Noida police officials that their PCR was very fast to act on time. They are talking about movement of the PCR, but the actual fact is that they should talk about how much time the PCR van took to reach to the spot and what was the time which the PCR vehicle and the Noida police officials took to rescue these people. At this location, if my video journalist Sanjeev would be able to show you, the first PCR call was made at 2:31 when one of the relatives called dial 100. Then they are again talking about at 2:32 another PCR call was made, and on 3:36 the PVR 1873 informed us that the person had received gunshot and they asked for the ambulance. So actually this is the time period when the PCR vehicle informed the control room that they need further assistance on the spot. So from
231 to 336, it's clear that Noida police have accepted that it took them 1 hour 5 minutes to reach to the spot till the time when the first PCR call was made by one of the relatives. But on the other side, the big information which is coming out from this press conference which has happened right here in Noida, that Noida CMO has totally denied any sexual assault of all these 4 women of the victim's family, who earlier alleged that they were allegedly gang raped by a group of men when they reached the spot. Well, some breaking news there coming in. The BJP calls these problems legacy issues. Party President Amit Shah said that Yogi government has always acted promptly when it comes to rape cases and will do so for Jawar case as well. हर चीज को योगी सरकार ने प्रॉम्प्टली टैकल किया है, चाहे मथुरा की घटना हो, चाहे जेवर का कांड हो, चाहे सहारनपुर हो। और ये जो अभी सरकार बदली है, प्रशासनिक फेरबदल भी बहुत जल्दी से योगी जी ने किया है, थोड़े समय में कंट्रोल आ जाएगा, मगर प्रॉम्प्टली कठोर कदम उठाने का काम योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। और ये गंभीर मामला है, चाहे वो जो जेवर में हुआ है या सहारनपुर का हुआ है, मगर एक वास्तविकता ये भी है कि हमें एक विरासत में एक ढांचा मिला है और उस ढांचा को तुरंत परिवर्तित नहीं किया जा सकता और उस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और जो भी सरकार को एक्शन लेना है इन घटनाओं के ऊपर, किसी को अधिकारियों को सस्पेंड करना, एफआईआर दर्ज करना, इन्वेस्टिगेशंस को आगे ले जाना, वो हम लोग कर रहे हैं। और मैं इतना ही कहूंगा कि योगी जी की जो सरकार है वो प्रतिबद्ध है कि कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चले और हम जिस दिशा में काम कर रहे हैं, जनता को विश्वास है कि जीरो टॉलरेंस जो है भ्रष्टाचार और जीरो टॉलरेंस जो गुंडागर्दी है उसके प्रति रहेगा और उस दिशा में काम कर रहे हैं। Well, over to our other top focus story. In the midst of the prevailing chaos over results, CBSE is expected to come out with a notice today. In fact, sources have told Mirror now that this notice of the CBSE might have some information about the date for result declaration. However, when contacted CBSE, they refused to comment on this. The fate of around 115 million students hangs in the balance. Let's listen into some of the students and the parents' voices. During the elections, the exams had got delayed, but the CBSE assured us that the exams got delayed, but the results won't get delayed. So we believe CBSE, but now I feel cheated because the result was expected on 24th, but no, it's already 25, and they're saying that it won't be coming this week. So how much are we gonna wait? You know, our parents are expecting a lot from us. We need to apply for various colleges, and we need everyone's asking about the percentage, but what do we say? We don't know anything, and this moderation policy has been removed, so we can't approximate a percentage. We cannot, we cannot calculate our marks. There's no approximation, and just as the High Court said, one cannot change the rules after the game has begun. Many people will go down by the result, so they need to go to their respected colleges, and for DU also the cutoff will be, I guess, lower this time because of this policy. Because of delay, I am not able to choose which stream you should take. And with me, my parents are also tense. We are all tense. My mother is also tense about it. समझ में नहीं आ रहा कि रिजल्ट अब कैसा आएगा, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, मेरे बच्चे आगे क्या स्ट्रीम लेंगे, क्या इनको आगे करना है, अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं है। घर वाले फ़ोन करके पूछते रहते हैं बच्चों का रिजल्ट कैसा है, क्या है, आगे क्या सोचा है, मैं कुछ भी नहीं बता पा रही हूँ। और मेरे बच्चे बिल्कुल टेंस रहते हैं इस चीज़ के लिए कि मैं क्या करूँगी, क्या नहीं करूँगी। बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है। आगे जो नेक्स्ट ईयर है उसके लिए भी टाइम कम पड़ेगा ना बच्चों के लिए। जब अभी रिजल्ट नहीं आ रहा तो अभी कुछ फाइनल नहीं है कि कब तक रिजल्ट आएगा। Well, let's break down this issue for you. The Central Board of Secondary Education was likely to move the Supreme Court against the Delhi court's order on doing away with the moderation policy. This makes the provision for providing grace marks to students falling short of the pass mark. Let's listen to some views in favor of the policy. The marking in a class 12 paper should be lenient
and students should not fail, students should do well. Now their plea against moderation is totally the anti-lobby against the students. If they are not going to listen to the Honorable Supreme Court and to the poor students, then this, the results will be delayed like anything. The main problem with the CBSE is that the people who decide the policies there, they are the people who have no classroom experience, who have no day-to-day experience, going to the schools, teaching there, or being in the ambience, that kind of educational sector. So that's why it's very unfortunate. We are against this plea of CBSE, which is against moderation. Moderation is the right of students and they must get it. Moving on now, 2 minors were allegedly gang raped in Muzaffarnagar. In fact, the girls had gone to a grocery shop and the owner allegedly took them to a deserted house. The victims were drugged and gang raped by 6 men at gunpoint. 48 hours later, in fact, no arrests have been made in this case. हम ना राशन लेने गए थे पहले, फिर हमें वहाँ पे से अंदर का लड़का मिला। अच्छा। वो कहने लगा उनको तुम्हारा राशन शाम के टाइम आएगा, शाम के टाइम हम किसी को बुलाने भेज देंगे। फिर उसने एक लड़के को बुलाने भेजा शाम के टाइम, हम उसके पीछे पीछे चले गए और फिर हमें कट्टे चाकू की नोक पे हमें अंदर बुला के हमारे साथ वारी वारी से बलात्कार करा। अच्छा, कितने लोग थे? 6 जने। अब क्या चाहते हो? हमें तो इंसाफ चाहिए। तुम्हारे साथ और कौन थी? घटना के बाद किस तरह का व्यवहार पुलिस कर रही है आपके साथ? वे तो हमारी कुछ सुन भी नहीं रहे, हमारे अब्बू को भी धमका के मार रहे हैं, कह रहे तुम झूठा केस लगा रहे हैं उन पे। Shockingly, the victim's family claimed that the police tried to hush up the matter by refusing to even register a complaint. In fact, the minors were sent for medical checkup only 2 days after the incident. Let's listen into what the police had to say about this entire incident. हाँ, 2 लड़कियों के साथ गैंग रेप का एक अभियोग नरसिंहपुर थाने में दर्ज किया गया है। इसमें मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होते ही मेडिकल के आधार पर और साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष विवेचना की जाएगी और इसमें अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। Well, a woman was killed in Kanpur when her husband, in a fit of rage, poured acid over her after an argument ensued between them. The doctors say that more than 90% of the victim's body was burnt when she was brought to the hospital. The body has been sent for post-mortem and the police are on the lookout for the accused. ये रात में आपस में इनका झगड़ा हुआ है, उसके बाद फिर झगड़े के बाद इधर उन्होंने तेजाब डाल दिया। सो रात में इधर जिला अस्पताल में वो डाल के इनके परिवार वाले और चले गए, इनके ससुराल वाले। क्या कंडीशन, महिला की मौत हो गई, जिंदा है? हाँ, डेथ हो गई उनकी सुबह। थाना कौन सा लगता है वो? मंगलपुर। तो अभी ससुराल वाले फरार है, मौके पे हैं? नहीं, फरार हो गए। मंगलपुर थाने में 498 304 यानी दहेज मृत्यु का एक प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसने वादी ने आरोपित किया है कि उसके पति ने तारावती नाम की महिला को जलाकर मार डाला। उस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत किया गया है। क्षेत्राधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। एडिशनल एसपी का कार्य देख रहे सीओ सिटी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। कल रात की ड्यूटी में ये महिला डॉक्टर पवन पारिया की ड्यूटी थी रात में, उसमें करीब 11:30 पे रात में मृत अवस्था में लाई गई। मृत अवस्था में जिला अस्पताल में लाई गई। ये करीब 90% से ज़्यादा जली हुई थी। डॉक्टर साहब का कहना है कि मोर देन 90% ये जली हुई थी। इनको उसी समय शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया। In some other news now, video of mob lynching has surfaced from Ajmer. The video shows 4 men being lynched by locals. The video, which was taken in April, displays mob fury as the men were mistaken for kidnappers. The minority panel has now ordered a probe in this case. The Commission has decided that we'll be summoning the police authorities from Nasirabad, and we'll be summoning the victims also, and we have got the address of the victim also, one of the victim who is from Khairtal Alwar. We'll be calling them, summoning them also, and we'll be calling the perpetrators also who beat them up.
and we will talk to all of them, the three parties, and whatever is justifiable, that action will be taken against the concerned person. And most importantly, the people who had recorded it, the video recording, we will be calling them also, whether they were from the victim side or whether they were from the perpetrator side. We are going to pull them up also, because this creates unnecessary tension in the society, which is to be avoided at all costs. वहाँ गए गांव में, तो वहाँ पे कुछ गलतफहमी से उन्होंने हमको पकड़ उगड़ लिया। कोई आगे से कोई हेरा फेरी कर गए थे, हालांकि वो भी सरदार ही थे। बाकी पंजाब साइड के कोई हेरा फेरी, उन्होंने वही समझ लिया कि वही आदमी आ गए, तो उन्होंने हमारे को सोच लिया। फिर कुछ उनकी लेडीज़ वगैरह आ गई, वो बड़ा बुला करने लगे कि ये वही है वही है। तो कुछ वहाँ के कुछ जो अच्छे लोग थे, ठेकेदार थे, कुछ लट्ठियों से पीटा था, कुछ उन्होंने गिरा के मैं नीचे की तरफ मेरे बाल खुल गए थे, तो मेरे बाल खुल गए थे, मैं वहाँ मेरा चेहरा नीचे हो गया, मेरे को एक दो लट भी पड़ी इस तरफ, और ये यहाँ से ये हड्डी थोड़ी सी बाहर हो रखी। और इतने में फिर एक पुलिस वाला और सिविल में आया जिनका नाम विमलेश था। उन्होंने आकर के डांटा कि खबरदार, इनको हाथ मत लगाना, ये सरदार लोग हैं, इनको मार रहे हो, तुम अंदर जाओगे, कोई मर गया तो तुम लोगों की जमानतें भी नहीं होंगी, तुम मारे जाओगे। तो उन्होंने फिर कहा सरदार जी आप गाड़ी के अंदर बैठ जाओ, आप बाहर मत निकलना। तो इस फिर थोड़े करीब आध घंटे बाद जो नसीराबाद थाना से पुलिस जो है गाड़ी आई, तो वो लोग लेकर के हमें थाने चले गए। But shifting focus now, with rapid growth in technology, debit and credit card frauds have been increasing. Post demonetization, many common people have opened bank accounts, and most of them are vulnerable and they easily given information to fraudsters, majority of which were results of phishing calls. But on the other hand, the record of solving this type of case by the Mumbai police is very low. Debit and credit card fraud has become a new way to loot or theft the common people. Majority of them are the phishing call person who claim themselves as the bank official and ask the detail of their bank account or the debit or credit card pin. And after they receive the information, they try to get the all access and they recover and withdraw the money of yours from your bank account. Nunu Shah left Bihar for the treatment of his wife who is suffering from cancer. He sold his land and came to Mumbai with a cheque for ₹60,000. But now all that he can call his own is a rented house the size of a walk-in closet. On March 1st, fraudsters posing as bank officials duped him and stole ₹50,000 from his bank account. 1 मार्च को 11:30 बजे हमारे पास कॉल आया जी, मैं स्टेट बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ, मैं भारतीय स्टेट बैंक से बोल रहा हूँ। आपके घरवाली को ब्लड कैंसर है, आप बहुत परेशान हैं, बम्बई में रहते हैं, और प्लस आपने एक 20,000 रुपये का चेक भी बिहार में जमा किया था, वो पैसा मैं आपका बैंक खाता में डाल देता हूँ, आप ATM नंबर आप हमको दे दीजिए। तो हमने कुछ सोचा समझा नहीं और हमने उनको ATM नंबर दे दिया और हमारे अकाउंट से 50,000 रुपये उसने खींच लिया। An FIR has been filed and investigations have been underway for the last 85 days, but no arrests have been made. This despite the fact that Shah furnished details of the fraudsters to the police, who allegedly called him twice after the incident and even offered to return ₹15,000 as a price for shutting the proceedings of the case. तो 1 मार्च को हमने पुलिस चौकी पहुंच गया और कंप्लेन दर्ज कर दिया। अभी 3 महीना पूरा होने वाला है, अभी तक पुलिस वाला कुछ करता नहीं है। मैं वहां जाता हूं तो कहता है तुम जाओ, डेली यहां नहीं आने का, तुमको बोला ना मैं काम कर रहा हूं। Shah works as a watchman and earns 8,000 rupees per month. 4,500 rupees out of that is paid as rent and the rest is spent on the medical treatment of his wife Sudhira. मेरा नाम है सुधीरा देवी, मुझे ब्लड कैंसर है, टाटा मेमोरियल में इलाज चल रहे हैं। मेरे रुपया तो फोल्ड करके किसी आदमी ने खींच लिए, अब मेरे इलाज कैसे चलेंगे या क्या होगा? जब आप लोग मदद करेंगे तभी मेरे इलाज चलेंगे। Investigation is still going on. These are the words told by Khar police even after 85 days of FIR. 50,000 may not be a big amount, but for Nunu Shah and her wife Sudhira Devi, who is suffering from blood cancer, is the only hope for her treatment. Their story isn't theirs alone.
This is the story of thousands across the country who have lost their money to fraudsters. Banks on their part are issuing the customary warnings. But what about the uneducated, gullible citizens of the country? Who will protect them? Mirror Now report. And that's all we have for you in this bulletin. Stay tuned to Mirror Now for more news and updates on the other side.